तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट की वीडियो में। इसमें हम लोग चैप्टर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे आज। और आज पूरा जो आपके न्यूमेरिकल्स है यानी कि जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है एक फिगर है, शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस के यहाँ पे ट्रैक्स को शो कर रहा है यहाँ पे एक डायग्राम। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से लिखा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। 3 चार्जेस यानी कि अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा 1, 2 और 3, इन तीनों ही चार्जेस का आपको नेचर बताना है, साइन बताना है। आपको एक चीज़ पता है कि जो आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ये आप जानते हो कि जो अपोजिट चार्जेस है वो आपके अट्रैक्ट्स करते हैं, वो जो आपके लाइक चार्जेस है यानी कि जो सेम चार्जेस है वो सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अगर चार्ज 1 और 2 मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो चार्ज 1 है और जो चार्ज 2 है वो दोनों ही हमारे कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि तभी ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो आपका थर्ड चार्ज है, चार्ज 3, ये थर्ड चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपका थर्ड चार्ज है वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये हो गया। अब इसमें एक और अच्छी चीज़ लिखी है कि विच पार्टिकल हैव द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि हाईएस्ट जो चार्ज टू मास रेशियो है यानी कि E/N, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिफ्लेक्शन या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन के। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब कि आपकी जो लाइट रे जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो सबसे ग्रेटर किस में है बेटा, अगर आप देखिए तो जो आपकी थर्ड चार्ज की वैन है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखिए 1 और 2 थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन थर्ड चार्ज ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है कंपेयर टू चार्ज 1 एंड 2। तो देखिए अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ग्रेटर किस में, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ग्रेटर है चार्ज 3 में। तो जो E/M का जो रेशियो होगा वो चार्ज 3 में ग्रेटर होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है आपका जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे सामने लिखा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E कैप दी है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जो 10 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है, वहाँ से ये फ्लक्स इस फील्ड की होती हुई जा रही है किसके, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। यहाँ पे जो वर्ड आया पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मतलब कि जो आपका एरिया वेक्टर होने वाला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइड है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको हम सीधा बेटा लिख दे रहे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर आई कैप। आई कैप हमने क्यों बोला, क्योंकि पैरेलल टू वाई जेड प्लेन आपको दिया हुआ है। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मीन्स जो आपकी जो एरिया वेक्टर जा रही है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट में, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था EA cos θ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो हमने ये लिखा वेक्टर नहीं लगाया यानी कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे, ए में भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे, और जब दोनों वाई जेड प्लेन की तरफ जा रहे हैं तो जो थीटा एंगल आप देख रहे हैं वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए E की वैल्यू 3 × 10⁻³ और एरिया 10⁻², दैट इज 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है 60 डिग्री का एंगल मेक कर रहा है, यानी कि थीटा आपका हो जाएगा अब 60 डिग्री। इस केस में फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, फाई इज इक्वल्स टू EA cos θ। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, क्योंकि NCERT के हैं तो पढ़ना जरूरी है। अब इसमें ऐसे लिखा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन उन्होंने अभी किया तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी, उसमें ये पूछा जा रहा है कि इस प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम स्क्वायर से ना लेके अगर एक क्यूब से ले लें तो उसको आप ज़रा ऐसे समझिएगा। एक हम यहाँ पे आपको एक क्यूब अभी दिखा रहे हैं,
तो उससे आप समझ सकते, देखिएगा कैसे। सॉरी, ये तो वो हो गया। क्यूब देखते हैं, ये क्यूब है। तो इस क्यूब में देखिएगा कि पूछ रहा है कि अगर इससे होके जाए तो इससे नेट फ्लक्स कितना होगा। इसकी साइड आपको दी है बेटा 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड दी है, यानी कि जो फ्लक्स है वो आपका ऐसे पास होके जा रहा है इस कंडीशन पे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो डायरेक्शन है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ से हो गया। इस तरफ से भी ले सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में आई कैप की डायरेक्शन पे है। तो ये जो इनकमिंग आपकी इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपकी इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपकी आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों के नंबर सेम है। यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड की तरफ जा रही है। तो उस कंडीशन पे जब भी ऐसी कंडीशन हो कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाए, उस कंडीशन पे जो आपका फ्लक्स होता है बेटा, वो फ्लक्स हो जाता है जीरो। यानी कि इस केस में यहाँ पे ये भी लिखा है दैट इट्स फेसेस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कि उस कंडीशन पे जो भी आपकी इनकमिंग लाइट आ रही होगी या इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी, लाइट नहीं होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, वो आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल है। So in that case, the net flux passing through that cubical phase is zero. ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग ना होती, उस कंडीशन पे क्या होता, आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती, मैग्नीट्यूड होता। बट इन दैट कंडीशन जितनी आपकी आ रही उतनी जा रही। इसको आप ऐसे समझिए कि आपको जितनी सैलरी मिल रही है उतनी आपके सामने खर्चे में एक्सपेंडिचर की फॉर्म में चलती चली जा रही। तो आपके पास क्या बचा, केवल खाली जेब, यानी कि फ्लक्स कुछ नहीं हुआ, फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है। तो वही केस इसमें भी होगा कि फेसेस पैरेलल है तो उस कंडीशन पे ये जीरो। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है एक सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स में जो इंडिकेट कर रही है नेट आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स का मतलब नेगेटिव। क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए बात होगी तो नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है आपकी वो इनकमिंग होती है, अंदर की तरफ आती है, तो वो नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे जो आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिया है 8 × 10⁻³ हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको कौन सी फिजिकल वैल्यू गिवन है, आपको फ्लक्स गिवन है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है या आपको रेडियस गिवन है या आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, वॉट एवर यू हैव टू गिवन इन द न्यूमेरिकल, फर्स्ट यू हैव टू केयरफुली रीड इट एंड आफ्टर रीडिंग you must attention on the unit which is given on that numerical. In that numerical we clearly seen that the unit is Newton meter square upon coulomb. It means that we are talking about the electric flux because the unit of electric flux is Newton meter square upon coulomb. So write it blindly without even single thought that we have to give in the value of flux, that is 8 × 10⁻³ Newton meter square upon coulomb. Okay, understand? So the first part is what is the net charge inside the box. You have to find out the value of net charge, and you know that by Gauss theorem. You know that by Gauss theorem we can write the electric flux is equals to 1/ε0 times of the net charge enclosed in the Gaussian surface. Let us suppose we are standing in a room and we are a charge, and what we will do, we just give the electric field to that medium surrounded by the charges. So the net electric field passing through any surface is known as the electric flux. So this will become electric flux, and by this formula we can easily find out the value of net charge enclosed in it. ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। इन सेकंड केस देखिए बी पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स फॉर जीरो। केयरफुली रीड करिए। अगर ये बोल रहा है कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है किसी भी सरफेस से बॉक्स से, अगर वो जीरो है तो बहुत अच्छी लाइन आपसे पूछी है कि कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि चार्ज के अंदर कोई भी बॉक्स, मतलब जो भी बॉक्स था उस बॉक्स में कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं थे, देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। इसको आप ऐसे समझिए डायग्राम की हेल्प से। इसको फिर से हम एक प्यारे से डायग्राम की हेल्प से आपको बता दे रहे। मान लीजिए हमने क्यूब बनाया और यहाँ पे हमने दो चार्ज रखे, एक चार्ज था -Q, एक चार्ज था +Q। और आपको पता है इस गॉस थ्योरम से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्यू नेट है, नेट चार्ज जो आपका इनक्लोज होगा। तो यहाँ पे अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो बेटा, तो एक माइनस एक प्लस है तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया।
और जब नेट चार्ज जीरो हो गया तो बाय गॉस थ्योरम जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो हमें ये बता रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, if the electric flux linked or through the Gaussian surface is zero, it doesn't clarify that whether the charge is present or not, because the case must be arises. Let us suppose in that condition it is like the electric dipole, or simply we can say the first charge is negative and the second charge is positive. What we have to do, we just have to identify, we just have to find the net charge enclosed through that Gaussian surface. And we clearly seen from that given numerical the net charge enclosed in that is zero. So from the Gauss theorem we clearly seen that if the net charge is zero then the electric flux linked with that Gaussian surface will also zero. तो यहाँ से ये भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्लियरिफाई नहीं करता है कि अगर किसी भी गॉसियन सरफेस से अगर आपका फ्लक्स जो पास होके जा रहा है अगर वो जीरो हो तो उस समय ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि उस कंडीशन पे उस गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज प्रेजेंट हो भी सकता है, हो सकता है कि वो जो दोनों चार्ज प्रेजेंट है वो इक्वल और अपोजिट हो। उस कंडीशन पे हमारा जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज हमारा जीरो है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉस थ्योरम नेट चार्ज पर भी डिपेंड करती है, तो आपका ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं इसमें लिखा है एक पॉइंट चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का, ये आपको चार्ज गिवन है। ओके, तो जो चार्ज है आपका वो 10 माइक्रोकूलम का है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द साइड दिस, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी साइड से इतना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होके जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन यही है कि वो एक इनक्लोज्ड सरफेस से पास होके जाएगा। तो जो मेन कंडीशन है कि वो ये है कि वो किसी इनक्लोज सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देखिए क्या इनक्लोज सरफेस है, नहीं है। तो ये इनक्लोज सरफेस कैसे बनेगी, अगर इसको हम क्यूब एज्यूम कर ले, फिर से हम आपको एक डायग्राम के थ्रू वही क्यूब को याद करेंगे, फिर से बड़े काम का है ये क्यूब। अगर हम इस क्यूब को देखें तो इस क्यूब के जितने भी फेसेस है, चाहे ये फेस हो, चाहे ये फेस हो, चाहे ये फेस हो, चाहे आपका ये फेस हो, चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, जैसे डाइस देखा था ना लूडो वाला, तो उसमें 6 फेस होते हैं, वो क्यूब है। तो ऐसे अगर हम इस क्यूब की बात करें तो इस क्यूब के जितने भी फेस है वो एज अ स्क्वायर बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर आपका नीचे रखा था बेस पे और यहाँ पे चार्ज था, अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले कि ये जो चार्ज है वो ऐसे टोटल 6 स्क्वायर से पूरा आपका क्लोज्ड है। तो 6 स्क्वायर से क्लोज्ड ये चार्ज है, तो इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस इस चार्ज के ऑल अराउंड बन रहा है वो क्यूब बन रहा है। तो उस कंडीशन पर अगर हम क्यूब की बात करें और क्यूब के किसी भी एक फेस की बात करें फॉर वन फेस, तो फॉर वन फेस जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि 6 फेस होते हैं तो 1/6 अपॉन ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेगी। ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो नेट फ्लक्स था हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था किसके लिए, फॉर 6 फेस के लिए, लेकिन हमको केवल एक फेस के लिए निकालना था जो आपका बिलो द चार्ज गिवन है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला 1/6 हो जाएगा, यानी कि 6th पार्ट हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये चीज़ हमने इसलिए करी क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल और केवल और केवल क्लोज सरफेस से पास होके जाता है। अगर कोई क्लोज सरफेस नहीं है तो उस कंडीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होके नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि आपका जो गॉसियन सरफेस है वो इनक्लोज होना चाहिए, चाहे वो क्यूबिकल हो, ठीक है, चाहे वो स्पेरिकल शेप में हो, तो शेप कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी देयर शुड बी इनक्लोज्ड सरफेस। ये आपकी एसेंशियल कंडीशन है, इसके बाद कोई इफ या बट नहीं होता। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ जाइएगा इस न्यूमेरिकल को। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, वो क्यूबिक गॉसियन सरफेस के सेंटर पे है, जिसका एज है 9 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था हमें एरिया से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉइंट चार्ज है, इसके थ्रू एक ये स्पेयर है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो ऐसे जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे, ये एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होकर जा रही है उतना इसका फ्लक्स हो जाएगा। अगर हम इसके रेडियस को डबल कर दें तो ये बताइए क्या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस चार्ज से पास आउट होकर जा रही है क्या उसमें कोई फर्क आया, नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं आया, यानी कि वो सही है। तो उसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको सोना है, चाहे छोटा सा कमरा हो चाहे बड़ा सा कमरा हो, आप जितने लंबे हो बस उससे ज़्यादा अगर बड़ा कमरा है तो चाहे जितने बड़े कमरे में रहो आप उसमें फिट हो जाओगे। तो ठीक चार्ज के साथ ऐसे ही अगर किसी इनक्लोज सरफेस के साथ अगर वो कनेक्टेड है तो उस सरफेस का
एरिया या उस सरफेस का वॉल्यूम चाहे जितना हो, साइज जितना हो, उस साइज से कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, साइज डजंट मैटर। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो सिंपली इसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम को याद कर लेंगे। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपका दिया है बेटा 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम लिख देंगे क्योंकि माइक्रो कूलम में था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट अप कर लीजिएगा व्हेन यू विल गेट योर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल है, एक पॉइंट चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतनी निकल रही है। ये एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस से होके गई है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है बेटा वो -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम है। यहाँ पे जो फ्लक्स नेगेटिव है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव फ्लक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चार्ज आपका इनक्लोज है उस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस से, वो चार्ज आपका नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसका मतलब जो चार्ज इनक्लोज था उस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस से, वो चार्ज हमारा पॉजिटिव था। तो यहाँ से आपको फ्लक्स दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि अगर जो रेडियस से डबल कर दे, हमने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट मैटर ऑन द साइज पर मैटर नहीं करता, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पहले था वो रिमेन्स सेम, यानी कि फाई जो है वो क्या होगा? रिमेन्स सेम, जितना दिया है उतना ही रहेगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बी पार्ट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए बाय गॉस थ्योरम आप यूज करेंगे। तो बाय गॉस थ्योरम आपको याद होना चाहिए बेटा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो यहाँ से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर किसी भी अननोन चार्ज की। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस लाइन का जरूर ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, बट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो किसी स्फीयर की रेडियस से बाहर फॉर्म हो रहा है तो जितनी डिस्टेंस पर होगा तो हम वही डिस्टेंस लेंगे, ना कि रेडियस लेंगे। तो उस कंडीशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर डिपेंड करेगी, बट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा साइज पे। तो यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4π ε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो आप R रखोगे वो 20 सेंटीमीटर होगा, दैट इज 2 × सिंपली 20 × 10⁻² 2 × 10⁻⁻1, यानी कि इसको 0.2 मीटर लिख दीजिए। ये 0.2 मीटर हो जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपको दे दी है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इसलिए आई कैप वेक्टर वाला हम नहीं लिखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें। रेडियली इनवर्ट आ रहा है यानी कि नेगेटिव चार्ज है। रेडियली इनवर्ट का मतलब कि जो आपका चार्ज दिया है वो नेगेटिव है, इट मीन्स दैट नेगेटिव चार्ज आपको दिया है। व्हाट इज द नेट चार्ज आपको निकालना है, क्योंकि वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लीजिएगा। बस ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूजन के लिए आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस भी दिया है, 20 सेंटीमीटर भी दिया है। तो यहाँ पे आपको अपना स्मार्ट माइंड प्ले करना है। आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वो आपकी जो साइज ऑफ द एनक्लोज सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी डायमीटर इतनी, ठीक है, उसमें चार्ज डेंसिटी तेरी है, यानी कि देखिए माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लीजिए 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया। अब क्योंकि आपका क्या स्फीयर है, स्फीयर का जो हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो यहाँ से डायमीटर आपको 2.4 दी है तो R आपका 2.4/2 यानी कि 1.2 मीटर आ गया। वैल्यू रख दीजिएगा, आपको चार्ज आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही गॉस थ्योरम को याद करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है। फिर दिया कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज। याद करिए जो मैंने आपको एप्लीकेशन कराया था गॉस थ्योरम का, वो गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन था वो ये था कि टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो उसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूला था इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो यही वैल्यू रख दीजिए। आपको
फील्ड दी है न्यूटन पर कूलम। अगर भूल जाओ क्या करना है तो न्यूटन पर कूलम सीधा यूनिट पे टारगेट लीजिए, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और डिस्टेंस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी कि r 2 सेंटीमीटर। वही चीज़ बताई थी कि अगर किसी से कंपेयर करना है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये यूनिट है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी कि 2 × 10⁻² मीटर। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, देन यू विल गेट लैम्डा। आपको लैम्डा निकालना है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो भी आंसर आए कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद दो आपको लार्ज थिन मेटल प्लेट्स दी है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्लोज है, यानी कि इस तरीके से दो प्लेट्स है। ये वही डेरिवेशन जो आपको कराई थी सेकंड पार्ट की, उसी से रिलेटेड है। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। आर कैप मान लेते इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। इस पर प्लस माइनस, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस सिग्मा, इस पर मान लेते हैं माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखनी है आउटर रीजन पे। आउटर रीजन पे देखेंगे तो इसके थ्रू आपकी इधर जाएगी, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के थ्रू इधर जाएगी, दोनों क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव के थ्रू इधर आई, नेगेटिव के थ्रू इधर आई, यहाँ से भी दोनों कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे देखा पॉजिटिव से रिपेल हुई, नेगेटिव पे इधर आई, यानी कि रीजन सेकंड में ही खेल होगा। जो भी खेल होगा वो केवल और केवल रीजन सेकंड में होगा। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि आर कैप के डायरेक्शन पे ही जा रहा है, तो ये हो जाएगा σ/ε0। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना काम करना है। तो इसके जितने भी आपके NCERT का जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ क्वेश्चन बाय चांस रह गए, क्योंकि किसी के पास हो सकता है NCERT की पुरानी बुक हो, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर पुरानी बुक है तो उसके भी न्यूमेरिकल्स हम आपको करा देंगे, बस आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो पढ़ लोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो आप खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़वाइए। और ये जो वीडियो है इसको आप खुद भी देख रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो तक पहुँचाइए, जिससे कि वो भी इसको अच्छे से देख सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।